नमो बुद्धाय। नमस्कार मित्रों। तो कैसी हो दीपक की लॉयल फैमिली? उम्मीद है आप भी बढ़िया होंगे और गर्मी से काफ़ी फुर्सत मिल गई होगी। अच्छा, फिर भी बता दीजिए कि आप कौन से शहर से हैं और आपके शहर में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अच्छा, तो आज मैं आपको बहुत ही टाइम से आप जिस स्टोरी का इंतज़ार कर रहे हैं उसका वेट ख़त्म होने जा रहा है। जी, मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्म राक्षसनी की स्टोरी की। ब्रह्म राक्षसनी जिसका नाम था बिया और जो उसका भाई था उसका नाम था सरण। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आपको स्टोरी में आगे ले चलते हैं। अच्छा, जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वह सब्सक्राइब करके हमारी इस लॉयल फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि इस फैमिली में जब आप जुड़ जाएंगे तो आपको हॉरर दुनिया से जुड़ी हुई काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। काफ़ी सारी घटनाओं से आप रूबरू होंगे और यह रूबरू होना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपके जीवन में अगर ऐसी कभी कोई समस्या आए तो उनसे निकलने का आपको रास्ता मिल सके। क्योंकि कई बार जब ऐसी समस्या आती है तो समझ नहीं आता कि वह बीमारी क्या है। ना ही तो डॉक्टर को पकड़ में आती है, ना कोई जांच में आती है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का नॉलेज रखें तब आप आसानी से उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और स्टोरी को मैं सरण के पर्सपेक्टिव से ही सुनाने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सरण जो ब्याह को अपने साथ ले आया था कुछ समय पहले जो हमारे साथ हुआ। अच्छा, आप अभी तक नहीं जानते कि हमारे साथ अभी तक क्या क्या हुआ है। तो मैं भी एक बार आपको यही कहूँगा कि आप पहले वाले दोनों पार्ट सुन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ नीचे दोनों पार्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। हाँ, तो उसकी वजह से अब वह तांत्रिक भी हमारे साथ थे। वहीं मेरी प्रेमिका मनीषा भी ब्याह को अब अच्छे से जानती थी। वो उसे बिल्कुल मेरी बहन की तरह ही ट्रीट करती थी। इतना ही नहीं, कभी कभार जब मुझे किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ता था तो मैं बिंदिया को आराम से मनीषा के पास छोड़कर चले जाता था। उन दोनों की आपस में खूब जमती थी। ब्याह मनीषा को वह सब भी आराम से बता देती थी जो वह मुझे बताने में झिझकती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। इन सब को 6 महीने बीतने को आया था कि तभी वही नेक तांत्रिक हमारे घर आया और बोला, मैंने अपने कुछ साथियों से इस बारे में बात की थी। तब हमने हाल फिलहाल में यही फैसला किया कि ब्याह को पहले अपनी सारी शक्तियों को जानना समझना होगा। यह सब सुनकर मनीषा कुछ सोचते हुए बोली, मैंने तो ब्रह्म राक्षसों के बारे में सुना था कि वे बहुत शक्तिशाली होते हैं और उन्हें अपनी शक्तियों को जगाने की जरूरत नहीं होती। तब वे तांत्रिक बोले, तुमने बिल्कुल सही सुना है। ब्रह्म राक्षस वह होते हैं जो ब्राह्मण जाति के होते हैं। उन्हें सभी वेदों पुराणों का ज्ञान होता है, लेकिन यह अधर्म में लिप्त रहते हैं, जिसके कारण यह मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। या फिर अगर किसी ब्राह्मण की मौत समय से पहले हो जाए तब भी वह कुछ समय तक ऐसे ही इस योनि में भटकते हैं जब तक वह मुक्त ना हो जाए। यहाँ ब्याह ब्राह्मण नहीं थी, लेकिन इसके शरीर के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस का ही वास था। लेकिन यह शरीर ब्याह का होने के कारण इसका प्रभाव भी इसके शरीर पर रहा। एक समय के बाद जब उस ब्रह्म राक्षस की शक्ति कमजोर हुई तब ब्याह ने उसकी सारी शक्तियां खींच ली। इस तरह से वह ब्रह्म राक्षस तो इस लोक से मुक्त हो गया, लेकिन उसकी शक्तियां ब्याह के पास आ गईं। अब क्योंकि ब्याह को किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। यह सुनकर ब्याह बोली, तो मुझे अपनी शक्तियों को समझने के लिए क्या करना होगा? तब वह तांत्रिक बोला, तुम्हें वेद और पुराणों का अध्ययन करना होगा। तुम्हें वह सब सीखना होगा जो एक ब्राह्मण जानता है। यह सुनकर बिंदिया बोली, अरे, लेकिन मुझे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता, तो मैं यह करूंगी कैसे? तब उस तांत्रिक ने मेरी ओर देखा और कहा, वेद और पुराणों का अध्ययन जरूरी है, इसलिए पहले तुम इसे थोड़ा पढ़ा लिखा दो। इसके बाद ही हम आगे कुछ कर सकते हैं। इस पर मैंने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और अब मैं और मनीषा ब्याह को पढ़ाने लगे। हमें उसे शब्दों का ज्ञान देना था। इसके बाद का सारा काम ब्याह खुद कर सकती थी। लेकिन यहाँ हमारे सामने समस्या यह थी कि ब्याह को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता था। उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था। और सच कहूँ तो मुझे पढ़ाना नहीं आता था। मैं जो कुछ भी बिंदिया को पढ़ाता वह उसके सिर के ऊपर से निकल जाता है। पिया और मैं बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम दोनों ही इस मामले में ना समझ थे। इसी दौरान एक दिन बिया जब बालकनी में टहल रही थी तो उसने कुछ बच्चों को पीठ पर बैग टांगे कहीं जाते हुए देखा।
इसी समय में भी घर आ गया था। तभी बिया दौड़कर मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी कि आखिर यह बच्चे रोज शाम को कहाँ जाते हैं। दोस्तों, जिस समय बिया जिंदा थी उस समय आज जैसा माहौल तो था नहीं, इसलिए वह इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। मैंने थोड़ा बाहर जाकर देखा तो पाया कि बच्चे बैग टांगे पढ़ने जा रहे थे। ज्यादातर जगहों पर बच्चे शाम के समय ट्यूशन वगैरह पढ़ने जाते थे। यह देखकर मैंने बिया से कहा, अरे ये बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। ये सुनकर पिया हैरानी से बोली, ट्यूशन मतलब क्या क्या, ये काम पर जा रहे हैं। लेकिन इन बच्चों को शाम के समय काम पर नहीं जाना चाहिए ना। यह सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने उससे कहा, मेरी प्यारी भोली बहना, ये लोग काम करने नहीं बल्कि पढ़ने जा रहे हैं। ये बच्चे सुबह के समय स्कूल जाते हैं और शाम के समय ट्यूशन। मैंने इतना कहा ही था कि तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने कहा, बिंदिया, क्या तुम किसी बच्चे का रूप ले सकती हो? ये सुनकर बिया बोली, हाँ बिल्कुल, बताइए किसका रूप लेना है, लड़के का या लड़की का? मैंने कहा, किसी का भी ले लो। यह सुनकर ब्याह ने अपनी आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाने लगी। इसी के साथ ही ब्याह का शरीर छोटा होता चला गया और अब वह 4-5 साल की बच्ची के रूप में मेरे सामने थी। यह देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई और मैंने उसी समय मनीषा को फ़ोन करके बुलाया। कुछ ही देर में मनीषा वहाँ आई तो मैंने कहा, देखो मनीषा, मेरे पास एक आइडिया है। हम दोनों के पास इतना समय नहीं हो पा रहा है कि हम ब्याह को पढ़ा सकें, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। यहाँ पास में ही एक औरत ट्यूशन पढ़ाती है, तो क्यों ना ब्याह छोटी बच्ची के रूप में उनसे पढ़ने जाएं। ये सुनकर मनीषा बोली, हम ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन फिर हम उनसे कहेंगे क्या कि यह किसकी बच्ची है? तब मैंने कहा, अरे वह सब मैंने सोच लिया है। तुम बोल देना कि यह तुम्हारी सहेली की बेटी है, उसे समय नहीं रहता, इसलिए तुम उसे लाती ले जाती हो। एक बार ब्याह पढ़ना लिखना सीख लेगी तो हम उसका ट्यूशन हटवा देंगे। बिया और मनीषा को यह बात जम गई और अब मनीषा रोज ब्याह को 1 घंटे के लिए ट्यूशन ले जाने लगी। लेकिन यहाँ मनीषा ब्याह के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए जितनी भी देर ब्याह ट्यूशन में होती, मनीषा बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार करती। इसी तरह से 2 महीने निकल पड़े और अब ब्याह को शब्दों का अच्छा ज्ञान हो गया था। इसीलिए अब हमने उसे वेदों का ज्ञान देने के लिए उन तांत्रिक से संपर्क किया। हम अब आगे के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन अब आगे जो होने वाला था, मुझे और मनीषा को इसका आइडिया नहीं था। वह तांत्रिक कुछ ही दिनों में आ गया और फिर उसने कहा, तुम लोगों ने ये बहुत अच्छा किया। अब ब्याह को आगे के ज्ञान के लिए मेरे साथ जाना होगा। यह सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मैं पहले भी ब्याह को उस घटिया इंसान के साथ भेजकर देख चुका था और अब तक मैं इतना तो समझ ही चुका था कि ब्याह की शक्तियों को पाने के लिए तांत्रिक समाज के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं ब्याह को कहीं भेजने नहीं वाला। आपको इसे जो भी ज्ञान देना है यहीं दो। यह सुनकर उस तांत्रिक को काफ़ी गुस्सा आया, क्योंकि एक तो वह हमारी मदद कर रहा था और मैं उसके ऊपर शक कर रहा था। वो तांत्रिक काफ़ी गुस्से में था, लेकिन फिर भी वह बोला, देखो, मुझे पता है कि अब तक तुम्हारे साथ इतना कुछ हो चुका है कि तुम्हारा भरोसा हर इंसान के ऊपर से हट चुका है, लेकिन मेरी बात का भरोसा करो। अगर मुझे यह सब करना ही होता तो मैं तुम लोगों की मदद क्यों करता? ये सुनकर तो मैं बिना सोचे समझे बोलने लगा, यही तो बात है कि तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो ना हो, तुम्हें भी शक्तियों का लालच है। तुमने पहले हमारी मदद करके हमारा भरोसा जीतने की कोशिश, और अब अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर आंख मूंद कर विश्वास कर लूंगा तो तुम गलत हो। ब्याह को तुम्हें जो भी शिक्षा देनी है यहीं रहकर दो। तब वह तांत्रिक बोला, देखो यह संभव नहीं है, क्योंकि इसे शिक्षा में नहीं बल्कि एक साधु जी देंगे, और वह यहाँ नहीं बल्कि हिमालय में रहते हैं और उनका यहाँ आना संभव नहीं है। आप लोग समझ ही सकते हैं कि पहले जो ब्याह के साथ हुआ उसकी वजह से मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से मेरी और उस तांत्रिक में बहस छिड़ गई और फिर वह तांत्रिक गुस्से में वहां से जाने लगे। इसी दौरान मनीषा ने उन्हें रोका और फिर कुछ सोच विचार कर वह बोली, देखो सरन, हो सकता है तुम्हारी बात सही हो, लेकिन अगर इनकी बात सही हुई तो हम ब्याह के पति तक पहुंचने का यह मौका खो देंगे। लेकिन मैं यह भी समझ रही हूं कि तुम्हारी चिंता जायज़ है, इसलिए तांत्रिक जी, अगर आप बुरा ना माने
तो हम भी आपके साथ उनके पास जाएंगे और फिर वहाँ से पूरी तरह से तसल्ली मिलने के बाद हम बंदिया को वहाँ छोड़कर वापस आ जाएंगे और हम हर महीने ब्याह से मिलने आते रहेंगे। ये सुनकर वो तांत्रिक बोला, बेटा तुम बहुत समझदार हो, सच में हम ऐसा ही करते हैं। तुम सभी लोग अब जाने की तैयारियां कर लो। इसके बाद मैंने और मनीषा ने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ली और फिर उस तांत्रिक के साथ निकल पड़े। दोस्तों, यहाँ अगर मनीषा मेरे साथ ना होती तो मैं शायद यह फैसला नहीं ले पाता जो कि ब्याह की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होने वाला था। खैर, हम दोनों उस तांत्रिक के साथ वहां आ गए। वहां ठंड भी थी, इसलिए हम गर्म कपड़े भी साथ लेकर आए थे। उनके पास आकर हमने पाया कि वे साधु तो सच में काफ़ी नेक हैं। उनके पास से मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आई, जिसके कारण मैंने और मनीषा ने फैसला कर लिया कि हम ब्याह को आगे की शिक्षा के लिए यहीं छोड़ देंगे। ब्याह मुझे जाता देखकर रोने लगी थी। मैंने किसी तरह से उसको और ख़ुद को संभाला और फिर हम वापस आ गए। यहाँ आकर मुझे रहकर ब्याह की याद आती थी, क्योंकि अब मैं जब भी घर पर आता मुझे घर खाली मिलता। खैर, मुझे कुछ दिन तो लगे, लेकिन मैं संभलने लगा। बिंदिया भी मुझे रोज़ शाम को मानसिक संपर्क करके सब बताती रहती थी और इसी के साथ ही वह बार बार ये भी बोलती कि उसे हमारी याद आती है। तब मैं उसे बोलता कि कुछ समय की बात है, उसके बाद मैं उसे यहाँ ले ही आऊँगा और हर महीने उससे मिलने तो आऊँगा ही। इसी तरह से जैसे तैसे एक महीना निकला और मैं बंदिया से मिलने पहुँचा। वहाँ मैं पूरे दिन ब्याह के साथ रहा और फिर अगले दिन वापस आ गया, क्योंकि मैं ज़्यादा समय तक ब्याह का ध्यान भटकाना नहीं चाहता था। इन सब के कुछ दिन बाद ही मुझे मेरे घर से फ़ोन आया और मेरी माँ मुझसे बोली कि 3-4 महीने हो चुके हैं, लेकिन तू अभी तक घर क्यों नहीं आया। दोस्तों, मेरे घर वालों में दुनियादारी की समझ थी। इस वजह से मैं बंदिया को देख रहा था, लेकिन अब मुझे भी मेरे घर की याद आने लगी थी। इसीलिए यह बात मैंने मनीषा से डिस्कस की। तब मनीषा बोली, अरे तो तुम एक काम करो, तुम अपने माँ बाप से जाकर मिल लो, मैं ब्याह से मिलाऊंगी। मुझे उसकी बात सही लगी और वैसे भी मैं अपने बाद बंदिया की जिम्मेदारी किसी को दे सकता था, तो वह मनीषा थी। इसीलिए मैं निश्चिंत होकर घर चला गया। वहीं मनीषा भी ब्याह से मिलने चली गई। कुछ दिनों बाद मैं जब वापस आया तो मुझे मनीषा थोड़ी परेशान दिखी। यह देखकर मैंने उसकी परेशानी का कारण पूछा। तब वह बोली, पता नहीं सरन, ये बात सही है या गलत, लेकिन ब्याह का बर्ताव मुझे थोड़ा अजीब लगा। वो कभी कभी अचानक से मुस्कुराने लगती थी और रोज शाम को 7-8 बजे के आसपास कहीं गायब हो जाती थी। मैं 3 दिन उसके पास रुकी थी और तीनों दिन उसने यही किया। पूछने पर बोली कि वो बस टहलने गई थी, लेकिन उसका चेहरा कुछ और ही बयां कर रहा था। दोस्तों, ये बातें मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी थी, क्योंकि ब्याह लड़की थी तो ऐसे में उसे एक लड़की ही अच्छे से समझ सकती थी। इसीलिए मैंने उससे पूछा, तो कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। तब वो बोली, शायद हमारी ब्याह को किसी से प्यार हो गया है। यह सुनकर मैं काफी हैरान हुआ। फिर कुछ सोचते हुए बोला, अरे तुम्हें पक्का कोई गलतफहमी हुई होगी, बिंदिया ऐसे ही किसी के प्यार में थोड़ी पड़ जाएगी। तब मनीषा बोली, देखो सरन, मुझे पता है कि तुम्हें यह बात पच नहीं रही है, लेकिन यह सोचो कि ब्याह एक 18-20 साल की ब्रह्म राक्षसनी है। उसके जीवन में भंवर की जो कमी है, उसे हम कितना भी प्यार दे दें, वह जगह भर नहीं सकती। इसलिए हो सकता है कि उसे किसी से आकर्षण हुआ हो और ब्याह खूबसूरत भी बहुत है, तो कहीं कोई उसकी मासूमियत का फायदा ना उठाए। तुम्हें पता है कि मैं उसका बुरा नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम ब्याह से कुछ दिनों के लिए यहां आने को कहो। अगर बंदिया बहाने बनाए तो समझ जाओ कि दाल में जरूर कुछ काला है। मुझे उसकी बात सही लगी और फिर शाम को जब बंदिया ने मुझसे मानसिक संपर्क किया, तब मैंने उससे कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक आध महीने के लिए यहां ले आता हूं। यह सुनकर बिंदिया सक पकाते हुए बोली, अरे भाई साहब, अभी अभी तो मैंने इनसे सीखना शुरू किया है और मैं अभी छुट्टी नहीं ले सकती। आप 2-3 महीने बाद मुझे लेने आना। यह सुनकर मैंने हाँ कर दी और थोड़ी बहुत बातचीत के बाद मैं सो गया। अगले दिन मैंने जाकर यह बात मनीषा को बताई। यह सुनकर वह बोली, मतलब हमारा शक सही निकला, वह जरूर किसी ना किसी के झांसे में आ गई है और हमें उसे रोकना पड़ेगा, क्योंकि वह तो नादान है। मुझे उसकी बात सही लगी और फिर हम दोनों ने ऑफिस से छुट्टी ली और हम बंदिया से मिलने पहुंच गए। यहां आकर जो हमने देखा तो उसे देखकर हमारे पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
दरअसल ब्या इन साधु के पास से हमसे मिलने का बोलकर निकली थी। वहीं यह सुनकर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या वह झूठ बोलकर किसी और से मिलने गई है? अब मैं अपनी बहन की इमेज खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कहा, असल में मैं अपने माता पिता से मिलने गांव गया था और अभी वहीं से यहां आ रहा हूं। ब्या जरूर मेरे दिल्ली वाले फ्लैट में गई होगी, मैं जाकर उससे मिल लूंगा। ये बोलकर हम दोनों स्टेशन आ गए और अब मैं काफी परेशान था कि मेरी बहन कहाँ है। मुझे उस समय रोना आ गया था क्योंकि बिंदिया मुझसे झूठ बोल रही थी। मुझे इस बात का दुख हो रहा था कि वह मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बता रही थी। अगर वह किसी लड़के को पसंद करती होगी तो मैं उसकी मदद ही तो करूंगा ना। लेकिन ब्या ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। हम दोनों वापस घर आ गए और मेरा मन अब भी दुखी था। तब मनीषा ने मुझसे कहा, देखो सरन, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह अभी खुद ही श्योर नहीं है। एक बार वह अपनी तरफ से कंफर्म हो जाए तो सबसे पहले तुम्हें ही बताएगी। बस तुम्हें उस समय का इंतजार करना होगा। इसके बाद 2 दिन बीत गए और बिया ने इस दौरान मुझसे बात तक नहीं की। लेकिन तीसरे दिन उसने मुझसे बात की और बातों ही बातों में उसने मुझसे पूछा कि मुंबई कहाँ पड़ता है। मुझे समझ आ चुका था कि जिस लड़के के चक्कर में यह है वह मुंबई का रहने वाला होगा, इसलिए मैंने उसे सीधे सीधे बता दिया और इसी के साथ ही पूछा भी, आखिर तुझे मुंबई का क्या काम है? तब ब्या बोली, असल में वहां कोई साधु रहते हैं जो मेरी इन सब में मदद कर सकते हैं, बस इसीलिए पूछ रही थी। लेकिन बहुत दूर का रास्ता है इसलिए नहीं जाऊंगी। इस पर मैंने भी कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा मन काफी दुखी था। इन्हीं सब के दौरान मनीषा ने मुझसे कहा, हम लोग काफी लंबे समय से एक साथ हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि अब हम शादी कर लें, क्योंकि मेरे माता पिता अब मेरी शादी के लिए मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं। मैं ब्याह को लेकर परेशान तो था, लेकिन अब मेरा भी ध्यान इस ओर गया। इसलिए हमने एक दूसरे के घर वालों से बात की। यहाँ मेरे घर वालों को मनीषा पसंद नहीं आई, क्योंकि वह किसी गांव की सीधी सादी लड़की के साथ मेरी शादी करवाना चाहते थे। तब मैंने साफ साफ बोल दिया कि मुझे मनीषा ही पसंद है और मैं शादी भी उसी से करूंगा। आपको साथ देना है तो दो, वरना मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा। दोस्तों, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे निभाना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कह सकते शादी के समय कि माता पिता नहीं मान रहे। आपकी खुशियों से बढ़कर उनके लिए क्या ही होगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मानने वाले, तो सोच सच कर प्यार करो, क्योंकि भले ही वह तुम्हारे लिए टाइम पास हो, लेकिन किसी के लिए जीवन भर का दर्द हो सकता है। इसलिए किसी को भी ऐसे दुखी ना करें। खैर, मेरे माँ बाप मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे और मैं अपने फैसले पर अड्डा रहा। इसी दौरान जब ब्या ने मुझसे बात की तो मैंने उसे हमारी शादी के बारे में बताया। यह सुनकर ब्या खुशी से झूम उठी और जिद करने लगी कि उसे भी हमारी शादी होते देखनी है। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी, इसलिए मैंने भी बोल दिया कि अगले महीने तुझे यहां ले आऊंगा। अगले महीने मैं ब्या को लेकर घर आ गया और अब हम हमारी शादी की तैयारी करने लगे। ब्या इस शादी को लेकर काफी खुश थी, लेकिन तभी उसे मेरे घर वालों का पता चला कि वह हमारी शादी के खिलाफ है। इस पर उसे काफी गुस्सा आया और पता नहीं उसने क्या किया कि इसके अगले ही दिन मेरी माँ का मुझे फोन आया कि वह लोग हमारी शादी करवाएंगे। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे समझ आ चुका था कि होना यह सब बिंदिया का ही किया धरा है। तब वह बोली, मेरे समय में भी ऐसा ही हुआ था। भंवर के पिताजी यह नहीं चाहते थे कि हमारा ब्याह हो, वह भी इसलिए क्योंकि बिरादरी में उनकी नाक का सवाल था और ब्याह के बाद उन्होंने जो किया उसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि अब आप दोनों के साथ ऐसा कुछ हो, क्योंकि यह लोग तो समाज, बिरादरी और दहेज के खातिर अपने बच्चों की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, लेकिन भोगना तो किसी और को पड़ता है। अब अगर आपने भाभी सा को छोड़कर अपने घर वालों की पसंद से अपनी बिरादरी में ब्याह रचा लिया, लेकिन वह भाभी सा जैसी ना हुई और आपका जीना हराम कर दिया, तब आप क्या करोगे और तब आपके घर वाले भी क्या कर लेंगे? समाज, बिरादरी के डर से आपको अलग भी नहीं होने देंगे। इसलिए यही अच्छा है कि यह लोग सबकी खुशियों में शामिल रहें, या तो सीधे तरीके से या मेरे तरीके से। इसके आगे मैं कुछ ना कह सका, क्योंकि वह सही ही तो कह रही थी। खैर, अब सबकी रजामंदी से हमारी शादी होने वाली थी। मैं काफी खुश था कि ठीक इसी दौरान एक रात अचानक से मेरी आंखें खुली और मैं बाथरूम जाने के लिए उठा। इसी दौरान मेरी नजर साइड टेबल पर पड़ी, जहां मैं सोते समय अपना मोबाइल रखता था, लेकिन मेरा मोबाइल वहां नहीं था। मैं अपना मोबाइल आसपास देखने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि चलो सुबह ही देखी जाएगी, और यह सोचकर मैं सो गया।
सुबह जब मैं उठा तो मैंने पाया कि मेरा मोबाइल साइड टेबल पर ही रखा हुआ था। यह देखकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि मैंने रात को बहुत अच्छे से देखा था। वहां मेरा मोबाइल नहीं था और अब वो वहीं था। यह देखकर मेरा शक ब्याह के ऊपर गया। मुझे शक नहीं, बल्कि पूरा यकीन था कि ब्याह रात में मेरे मोबाइल से किसी से बात करती है, और इसीलिए मैंने अगली रात नाटक किया। 12 बजे के आसपास ब्याह अचानक मेरे कमरे में आई। उसने एक नजर मेरी ओर देखा और चुपचाप मेरा मोबाइल उठाकर वहां से गायब हो गई। अब तो क्या ही रह गया था, इसलिए मैंने अगले दिन जाकर यह बात मनीषा को बताई। तब मनीषा ने मुझसे कहा कि मैं सामने से जाकर ब्याह से इस बारे में बात करूं। ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने ऐसा ही किया। रात में खाना खाने के बाद मैंने बिया से कहा, बिंदिया, तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। मैंने कल रात तुम्हें मेरा मोबाइल ले जाते देख लिया था, तो मैं जानना चाहता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? देखो बेटा, अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो सकता है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। यह सुनकर बिंदिया कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, आप जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। असल में यह समय मेरे लिए काफी नया है और यहां मैं आपके अलावा ज्यादा किसी को नहीं जानती। जब आप मुझे वहां शिक्षा के लिए छोड़ गए थे तो मुझे आपकी और भाभी की बहुत याद आती थी। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। बोलते हुए ब्याह कुछ महीने पहले की एक घटना के बारे में बताती है, जो मैं आपको अपने शब्दों में बताता हूं। ब्याह दोपहर के समय वहां की बर्फीली पहाड़ियों में टहलने निकली थी। पूरे दिन पढ़ने के बाद अब ब्याह थोड़ा टहलने निकली थी। उसे रह रहकर सरन और मनीषा की याद आ रही थी, क्योंकि कहने के लिए वही दोनों तो उसका परिवार थे। इसी दौरान पीछे से एक 24-25 वर्षीय लड़का दौड़ते हुए उसी ओर आने लगा। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव साफ देखे जा सकते थे। वो ब्याह से थोड़ा दूर था तो चीखते हुए बोला, भागो यहां से जल्दी। यह सुनकर ब्याह भी बिना ज्यादा सोचे समझे वहां से भागने लगी। भागते भागते वो बोली, लेकिन हम भाग क्यों रहे हैं? वो लड़का भागते हुए बोला, अरे मेरे पीछे एक भालू या पता नहीं क्या पड़ा है। पता नहीं वह क्या चीज है, लेकिन वह हमें फाड़ के रख देगा, इसलिए भलाई इसी में है कि भागो। यह सब सुनकर बिंदिया काफी ज्यादा घबरा गई और वह भी भागने लगी। इस दौरान उसने कुछ दूर से आती हुई एक भयानक गुर्राहट सुनी। वो सुनकर वो लड़का बोला, लगता है कि वह हमारे पास है, हमें कुछ करना होगा। तब बंदिया बोली, अरे तुम डरो मत, हमें उससे अलग दिशा में भागना होगा। हमें सीधे सीधे ना जाकर दूसरी तरफ मुड़ जाना चाहिए। उस लड़के को भी बिंदिया की बात सही लगी और वे दोनों दूसरी तरफ मुड़ गए। वो जो कोई भी जीव था कुछ देर बाद वापस चला गया, जिसे देखकर उस लड़के ने राहत की सांस ली और वह बोला, आज मेरी स्मार्टनेस ने हम दोनों को बचा लिया। वैसे तुम कौन हो और यहां इतनी ठंड में लहंगे चोली में क्यों घूम रही हो? यह सुनकर ब्याह के पसीने छूटने लगे। वह किसी को भी इस बारे में पता चलने नहीं दे सकती थी कि वह एक ब्रह्म राक्षसनी है, इसलिए वह बोली, मैं यहां एक साधु से शिक्षा लेने आई थी। सारे गर्म कपड़े गीले पड़े थे, इसीलिए ऐसे ही यहां आकर कोई जड़ी बूटी ढूंढने लगी। लेकिन अब पता चल रहा है कि यहां तो सच में काफी ठंड है। अब मैं चलती हूं बोलकर ब्याह जाने लगी कि तभी वह लड़का बोला, एक मिनट रुको। इसके बाद उसने अपने बैग में से गर्म कपड़े निकालकर ब्याह को दिए और कहा, बहुत ठंड है, इसलिए तुम मेरे कपड़े पहन लो। यह सुनकर ब्याह बोली, नहीं कोई बात नहीं। तब वो लड़का बोला, अरे पहन लो, वैसे भी बहुत ठंड है। जाते जाते तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी और खामखा 4 दिन बिस्तर पर पड़ी रहोगी। इसके आगे ब्याह ज्यादा कुछ ना कह सकी, क्योंकि अगर वह ज्यादा मना करती तो हो सकता है कि उसे ब्याह पर शक हो जाए। यही सोचकर ब्याह ने वह कपड़े लेकर ऊपर से पहन ली और कहा, शुक्रिया। उसने यह कहा ही था कि तभी अचानक उस लड़के ने कहा, तुमने वो आवाज सुनी? बिंदिया हैरानी से बोली, कौन सी आवाज? वो लड़का घबराते हुए सामने की ओर देखते हुए बोला, भागो यहां से जल्दी, शायद कोई तूफान यहां आ रहा है। ये सुनकर वे दोनों तेजी से भागे। भागते भागते उस लड़के को एक गुफा दिखाई दी और वह बोला, जब तक यह तूफान नहीं रुकता हमें इस गुफा के अंदर रहना चाहिए, वरना मारे जाएंगे। यह सुनकर बिंदिया ज्यादा कुछ न बोली और फिर वे दोनों उस गुफा के अंदर घुस गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था और गुफा के बाहर कुछ ही देर में तूफान आ चुका था। तेज चलती हवाएं और में उड़ती बर्फ गुफा के अंदर से देखने में काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन साथ ही खतरनाक भी लग रही थी। वे दोनों वहां बैठे हुए थे कि तभी वह लड़का बोला,
वैसे तुम्हारा नाम क्या है? यह सुनकर ब्या बोली, तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो ना। यह सुनकर वह लड़का चुप हो गया और अब वह दोनों ही शांति से बैठकर तूफान खत्म होने का इंतजार करने लगे। इसी दौरान उस लड़के ने अपना मोबाइल निकाला और टाइम पास करने के लिए गेम खेलने लगा। बिंदियां भी बोर हो रही थीं, लेकिन उसने उस लड़के से ज्यादा बात करना सही ना समझा। कुछ देर बाद उस लड़के ने पूछा, क्या तुम गेम खेलना चाहोगी? मैं बोर हो रहा हूं और यहाँ इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, तो थोड़ी कंपनी दो। ना बिंदिया भी बोर हो रही थी, इसलिए वह भी मान गई और वह दोनों बैठकर लूडो खेलने लगे। यहां मैं आपको एक बात बता दूं तो हम बंदिया के साथ छुट्टी वाले दिन साथ में गेम खेलते, जिनमें यह गेम भी था। इस वजह से बंदिया को मोबाइल चलाना थोड़ा बहुत आता था। गेम के दौरान वो लड़का बोला, एक मिनट ये ऐसे नहीं खेलेंगे, इसके साथ शर्त लगाते हैं, जो हारेगा वह जीतने वाले का कोई काम करेगा। मंजूर है तो बोलो। इस पर ब्या मन ही मन सोचने लगी, अच्छा तो यह मुझसे अपनी शर्त पूरी करवाना चाहता है, रुक जा इसे तो मैं बताती हूँ। इसके बाद उसने हाँ कह दी और फिर वे दोनों खेलने लगे। लेकिन यहां ब्याह ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पहला गेम जीत लिया और फिर बोली, तो मैं जीत चुकी हूं, अब मुझे तुमसे क्या करवाना चाहिए? यह सुनकर उस लड़के के पसीने छूटने लगे और वह बोला, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो छोड़ो। फिर तभी बिंदिया बोली, ऐसे कैसे, मैं तो करवा कर रहूंगी। फिर कुछ सोचते हुए बोली, एक काम करो, तुम ये गर्म कपड़े निकालकर इस गुफा से बाहर जाओ और थोड़ी देर बाद लौट आओ। तब वो घबराते हुए बोला, अरे बाहर तो तूफान चल रहा है, क्यों तुम मुझे मरवाना चाहती हो? कम से कम थोड़ा छोटा टास्क दो। यह सुनकर बिंदिया बोली, अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो मेरे काम आ सकता है तो वही मुझे दे दो। यह सुनकर उस लड़के ने अपने बैग में कुछ टटोला और थोड़ी देर बाद एक वॉकमैन निकाल कर ब्याह को दिया और कहा, यह तुम रख सकती हो। अब ब्याह जिस समय में थी उस समय वॉकमैन कहाँ होते थे, इसलिए यह सुनकर बंदिया हैरानी से बोली, लेकिन यह है क्या? तब वो लड़का बोला, यह वॉकमैन है, इससे गाने सुनते हैं, रुको तुम्हें दिखाता हूं। उसके बाद उसने वॉकमैन पर ब्याह को गाने सुनाए। ब्याह को नाचने गाने का काफी शौक था, इसलिए वह उसे लेकर काफी खुश हुई। वो बर्फ का तूफान पूरी रात चलता रहा और ब्याह उस लड़के के साथ ऐसे ही खेलती रही। अगली सुबह जब बर्फ का तूफान छंटा तो ब्याह और वह लड़का वापस मैदानी इलाके की ओर बढ़ने लगे। बातों ही बातों में ब्याह को पता चला कि उस लड़के का नाम सागर है। तब ब्याह ने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसके चेहरे पर उदासी के भाव आ गए और वह बोला, उसे परिवार तो कहाँ ही नहीं जा सकता। यह सुनकर ब्याह को काफी ज्यादा हैरानी हुई और उसने उससे पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? किसी के लिए परिवार तो स्वर्ग से कम नहीं होता, तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तब सागर बोला, परिवार का मतलब तो यही होता है, जहां तुम्हारी कद्र हो, सब तुम्हें प्यार करें, भले ही कभी कभार लड़ाई झगड़ा हो, बट मन से सब तुम्हें चाहें। लेकिन मेरा परिवार ऐसा नहीं है। मेरे परिवार में मेरे पापा, मेरी सौतेली माँ और उनके 2 बच्चे हैं। अब जाहिर है ऐसे में मेरी वहां किसे परवाह होगी? यह सुनकर बिंदिया हैरानी से बोली, और तुम्हारी सगी माँ? यह सुनकर सागर की आंखें हल्की सी नम हो गईं और वो बोला, वो नहीं रही, उन्हें कैंसर हो गया था और उनका ख्याल रखने के लिए एक नर्स को लगाया गया था। धीरे धीरे करके उस नर्स ने मेरे पापा को अपने जाल में फंसा लिया और मेरे पापा ने मेरी माँ के जीते जी उनसे दूसरी शादी कर ली। लेकिन मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी और उनकी संपत्ति में से अपना और मेरा हिस्सा ले लिया। इसके कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई और मेरे मामा ने मुझे पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया। पढ़ाई खत्म करके मैं यहाँ आया तो मेरी सौतेली माँ और पापा ने प्यार से बोल बोल कर अपने पास बुला लिया ताकि मैं अपने हिस्से की संपत्ति भी उन्हें दे दूं। यह सुनकर ब्याह हैरानी से बोली, लेकिन तुम उन्हें क्यों दोगे? भला यह सब तुम्हारे काम आएगा? तब सागर ने गहरी सांस ली और कहा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे भी कैंसर है और मेरे पास समय भी अब ज्यादा नहीं है, और ऐसे में वह लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करके सब कुछ अपने नाम करवाना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि इसे परिवार नहीं कहा जा सकता। कहने के लिए वह मेरा परिवार है, लेकिन मैं अकेला ही हूं। लेकिन चलो ठीक है, वैसे मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तब बिंदिया ने उसे सरन के बारे में बताया। उसने बताया कि बिंदिया के माता पिता मर चुके हैं और अब इस दुनिया में सरन ही उसका भाई है। सरन कहने को तो मुंह बोला भाई है, लेकिन सगे भाई से बढ़कर है। इसी तरह बातें करते करते वह दोनों मैदानी इलाके तक आ चुके थे। सागर को बंदिया का साथ अच्छा लगा था, इसलिए वह बोला, तुम और तुम्हारा भाई काफी अच्छे और नेक दिल इंसान हो,
तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद सागर और ब्याह अपने अपने रास्ते निकल गए। लेकिन ब्याह अब भी सागर की बातों के बारे में सोच रही थी। उसके पास कहने के लिए सब कुछ था। इसके बावजूद वह बिल्कुल अकेला था। खैर, ब्याह वापस आकर अपने कामों में लग गई कि एक दिन सागर ब्याह के गुरु से मिलने चला आया। इस दौरान दोनों ने बैठकर कुछ बातें की। इसी दौरान गुरुजी ने ब्याह को बुलाया। जब ब्याह आई तो उसने गुरुजी को सागर से कहते हुए सुना, तुम भले ही सोच रहे हो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है क्योंकि तुम्हें ज्यादा लंबी उम्र नहीं मिली, तो यह सोचना व्यर्थ है क्योंकि इस दुनिया में हर चीज की एक वजह है और तुम्हारी इस कम आयु के पीछे भी कोई ना कारण जरूर होगा। इसे स्वीकार करो क्योंकि आगे तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इस पर सागर ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तभी गुरुदेव की नजर ब्याह पर पड़ी और वे बोले, आओ ब्याह, दरअसल मैं कुछ समय के लिए काशी जा रहा हूं और मेरे पीछे से तुम आश्रम का ख्याल रखना। इस पर ब्याह ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वहीं ब्याह को वहां देखकर सागर को काफी हैरानी हुई, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। कुछ समय बाद जब वह वहां से निकल गए तब सागर बिंदिया से बोला, अच्छा तो तुम यहां सीख रही हो? ब्याह बोली, हाँ वैसे वैसे तुम यहां क्या करने आए थे? सागर बोला, पता नहीं क्यों मेरा मन काफी अशांत था। रह रहकर उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। मन में बार बार एक बात उठ रही थी कि मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। माँ का साया उठ गया, फिर पिता भी, और जब मुझे लगा कि मैं अपना परिवार बनाकर वह सारे लम्हे अपने परिवार के साथ जीऊंगा, तो पता चला खैर भगवान ने कुछ सोचकर ही यह किया होगा ताकि मुझे बाद में अपने परिवार को छोड़कर जाने का गम ना हो। बिंदिया बोली, मैं जानती हूं कि तुम्हारा मन अशांत है, इसलिए तुम थोड़ा समय यहां पर रहकर अपना ध्यान इन सब से हटाने की कोशिश करो। यहां आश्रम में गायब भी हैं, तुम उनकी सेवा करो, तुम्हें इसमें सुकून मिलेगा। सागर को यह बात सही लगी और अब वह आश्रम में आने लगा। यहां वह बंदिया के साथ मिलकर सब चीजें देखने लगा। वह ब्याह के साथ जंगल जाकर लकड़ी काट कर लाने में उसकी सहायता करने लगा और इसी दौरान वे दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने समझने लगे। इसी दौरान गुरुजी आश्रम में वापस आ गए और सागर की लगन को देखकर गुरुजी काफी खुश हुए। वहीं अब बंदिया और सागर रोज शाम के समय मिलने लगे। वे दोनों बाहर टहलते और एक दूसरे के साथ काफी कुछ शेयर करते। सागर अब ब्याह को अपना काफी अच्छा दोस्त समझने लगा था और वह ब्याह से अब अपनी सारी बातें शेयर करने लगा। वहीं ब्याह भी सागर के साथ काफी घुल मिल गई थी और वह भी काफी कुछ सागर को बताने लगी, लेकिन उसने अपनी ब्रह्म राक्षसनी होने की बात नहीं बताई। इसी दौरान एक दिन शाम को जब ब्याह और सागर टहल रहे थे, तभी उसकी सौतेली माँ का फोन आया और वह सागर से बोली, बेटा तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी इकलौती बहन है और उसका जन्मदिन है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि शहर से बाहर एक विला हम उसे तोहफे में दे दें, लेकिन हमें थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं, इसलिए क्या तुम हमें वह दे सकते हो? वैसे भी अब यह सब तुम्हारे किस काम के? यह सुनकर ब्याह को काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ बोलती उससे पहले ही सागर बोला, ठीक है मैं दे दूंगा, कितने देने हैं वो आप मुझे बता दो। यह सुनकर ब्याह उसे घूरने लगी और सागर ने पैसे उसकी मां के अकाउंट में भिजवा दिए। यह सब देखकर ब्याह बोली, तुम पागल हो या जानबूझकर पागल बन रहे हो? माना वह तुम्हारी बहन है, लेकिन जब तुम छोटे थे तब उनमें से किसी ने तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखा और आज जब उन्हें पता है कि तुम मरने वाले हो तो तुमसे रिश्ता जोड़ रहे हैं और तुम हो कि उनकी बात मान भी रहे हो। यह सुनकर सागर बोला, तो मैं और क्या करूं? लाइफ का कोई भरोसा नहीं है और ऐसे में मैं शांति से मरना चाहता हूं। यह सुनकर ब्याह को पहले से काफी ज्यादा गुस्सा आया और वह झल्लाते हुए बोली, मरा मरा मरा, यह सब सुन सुनकर तो मेरे कान पक गए। तुम्हारी जगह मेरे घर वाले ऐसे होते तो मैं तो सब कुछ गरीबों को दान कर देती, कम से कम वो मुझे दुआ तो देते, लेकिन यह लोग तो तुम्हारे मरने की दुआ ही कर रहे होंगे। यह सुनकर सागर एकक उसे देखता और फिर बोला, अरे रिलैक्स यार, ब्याह अब से नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज तुम गुस्सा मत करो। यह सुनकर ब्याह बोली, हाँ ठीक है, लेकिन तुम अपने आप का फायदा मत उठाने दो, किसी को मेरे भाई ने तो मुझे यही सिखाया है। यह सुनकर सागर बोला, तुम्हारे भाई ने अच्छी बात बताई है तुम्हें, लेकिन तुमने इसके बाद क्या सोचा है? मतलब मैं तो कितना ही जिंदा हूं इसलिए शादी नहीं की, लेकिन तुम शादी कब करोगी? मुझे पूरा यकीन है कि जितनी तुम सुंदर और समझदार हो उस हिसाब से तो तुम्हारी शादी किसी राजकुमार से ही होगी। यह सुनकर ब्याह के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोली, हाँ, और मैं जिनसे प्रेम करती हूं वह सच में राजकुमार ही हैं और उनके जैसा अच्छा और नेक इंसान
इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। ये सुनकर वह बोला, वाह, मतलब तुम किसी से प्यार करती थी। अरे यार, मतलब मेरा पत्ता साफ। यह सुनकर बिया बोली, अब तुम अगला जन्म लेना मुझे पाने के लिए। बेटा, इसी तरह से बातें करते हुए बिया और सागर रोज मिलते और रोज रात के समय बिया आश्रम से निकलकर सागर से मिलती। ब्याह को सागर से मिलना काफी अच्छा लगने लगा था और अब वे दोनों जब एक दिन भी एक दूसरे से नहीं मिलते तो बेचैन हो उठते। इन्हीं सब के दौरान जब सरन और मनीषा की शादी तय हुई तो ब्याह वापस दिल्ली आ गई, लेकिन जाने से पहले वह सागर को इस बारे में बताकर गई थी। सागर से बात ना कर पाने के कारण अब ब्याह चुप चुप के देर रात सरन के मोबाइल से सागर से बात करने लगी। वहीं सागर भी अब रात में ब्याह के फोन का इंतजार करने लगा। इसी के साथ ही बिंदिया सरन से बोली, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए बात करते हैं एक दूसरे से, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वैसे मैं उसे तुम्हारी शादी में बुलाना चाहती हूँ। बुला लूं ना, सच कहूं तो उस समय मुझे भी यही लगा था कि वह ब्याह का सिर्फ दोस्त है और मुझे इस बात की खुशी थी कि चलो वहां पर कोई तो ऐसा था जिसके साथ ब्याह अपने दिल की बात कर सकती थी। इसलिए मैंने भी उसे आने के लिए कह दिया। इसी के साथ ही मैंने ब्याह को एक मोबाइल भी खरीद कर दे दिया जिससे वह आराम से सागर से बात कर पाए। इसके बाद ब्याह ने सागर को फोन करके मेरी शादी में बुला लिया और फिर सभी रीति रिवाज के साथ मैं मनीषा को दुल्हन बनाकर ले आया। मैं और मनीषा काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि हम में से हर कोई कभी ना किसी से प्यार करता है और ऐसा बहुत कम ही होता है जब उन प्यार करने वालों की शादी हो जाए। हमारी शादी काफी अच्छे से हुई और इस दौरान मैं सागर से भी मिला। बिंदिया और सागर पूरी शादी में एक दूसरे में ही लगे रहे। वहीं यह सब देखकर शादी के बाद मनीषा मुझसे बोली, ब्याह इस लड़के से काफी घुल मिलकर बात कर रही थी, ये तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? यह सुनकर मैंने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। ये सब सुनकर वो कुछ सोचते हुए बोली, देखो, मुझे पूरा यकीन है कि वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए मैं उनका एक इम्तिहान लेना चाहूंगी, फिर तुम खुद ही देख लेना। वैसे एक बात बताओ कि अगर तुम्हें पता चलता कि मेरी शादी कहीं और हो रही है तो तुम क्या करते? यह सुनकर मैंने कहा, पता नहीं यार, लेकिन मुझे अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता। यह सुनकर मनीषा बोली, हाँ तो बस तुम कल सागर के चेहरे की ओर देखना, बाकी हम संभाल लेंगे। इस पर मैंने हाँ कर दी और फिर अगले दिन हमने ब्याह को कोई काम दे दिया और फिर हम सागर के साथ बैठ गए और मनीषा बोली, वैसे अच्छा हुआ कि तुम आ गए, अब तुम ब्याह की शादी भी अटेंड करके ही जाना। यह सुनकर सागर के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए जिसे मैंने देख लिया था। फिर अगले ही पल वो बोला, अरे ब्याह की शादी अभी से करने की क्या जरूरत है, अभी उसे पढ़ने दीजिए। यह सुनकर मनीषा बोली, अब जो पढ़ना है सांसरे जाकर पढ़ेगी, वैसे भी शादी की उम्र तो हो चुकी है। इस पर सागर ने एक फीकी स्माइल दे दी, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था कि शायद यह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन खुद ही इस बात से अनजान है। वहीं दूसरी तरफ बिंदिया का रिएक्शन जानने के लिए मैंने उससे जाकर कहा कि सागर की सांस अचानक से रुक गई। यह सुनकर बंदिया दौड़ते हुए आई और जब उसकी नजर सागर पर पड़ी तो वो आंखों में आंसू लिए बोली, तुम ठीक तो हो ना भाई? तुमने तो कहा था कि अब बिंदिया इससे आगे कुछ बोलती। मनीषा बोली, देखो तुम दोनों, मैं माफी चाहती हूं कि हमने यह किया, लेकिन हम दोनों को तुम दोनों के ऊपर शक था कि तुम दोनों शायद दोस्त नहीं हो बल्कि एक दूसरे को पसंद करते हो, इसीलिए यह सब नाटक किया। यह सब सुनकर बिंदिया और सागर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर वह दोनों ही बोले, अरे नहीं, आप दोनों को ही कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तब मनीषा बोली, अगर ऐसा है तो सागर, जब हमने बंदिया की शादी की बात की थी तो तुम परेशान क्यों हो गए थे? और ब्याह, तुम इसकी मौत की बात से भी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी। यह सुनकर वे दोनों कुछ न बोले। तभी सागर बोला, अगर आपकी बात सच है भी तो भी मैं ब्याह का हाथ नहीं थाम सकता, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और मेरे बाद इसका क्या होगा? इसकी तो पूरी लाइफ खराब हो जाएगी ना। यह सुनकर मैं और मनीषा एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर मनीषा बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ब्याह भी पूरी जिंदगी किसी का साथ नहीं दे सकती, एक समय के बाद वह इस संसार से मुक्त हो जाएगी। यह सुनकर सागर हैरानी से हम सबको देखने लगा। फिर तभी हमने सारी बात सागर को बता दी। यह सब सुनकर सागर बोला, आप लोग मजाक कर रहे हैं ना? यह सुनकर मैंने बंदिया से उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए कहा और ब्याह ने वह कर दिखाया। यह सब देखकर सागर के चेहरे पर काफी सारे भाव आने जाने लगे थे। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह बोला,
अगर मैं अपनी लाइफ का बचा खुचा समय ब्या के साथ जी पाया तो मुझे काफी खुशी होगी। यह सुनकर ब्या बोली, लेकिन मुझे नहीं। मैं भंवर के अलावा और किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती, इसलिए मुझे माफ कर दो। बोलकर ब्या रोते हुए वहां से चली गई। इसके आगे कोई कुछ ना बोल सका। हमने सागर को वहां से भेज दिया और फिर ब्या के पास आए। तब मैंने ब्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ब्या एक बात बता, तुझे वो लड़का पसंद है या नहीं? यह सुनकर ब्या थोड़े असमंजस में दिखाई दी और फिर वह बोली, पता नहीं भाई, मुझे उससे बातें करना पसंद है, उसके साथ समय बिताना पसंद है, लेकिन मैं उसे वह जगह नहीं दे सकती जो भंवर की है। मुझे उनका इंतजार है। यह सुनकर मैंने कुछ सोचते हुए कहा, इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हें सागर ही पसंद आया। इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी ना। और बेटा, सागर कौन सा पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा? वो सिर्फ कुछ पलों का मेहमान है। उसके बाद तुम भंवर को ढूंढकर मुक्ति पा सकती हो। तब ब्या बोली, मैं उसके साथ दोस्ती में ही रह सकती हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके आगे मनीषा बोली, ठीक है, ऐसा ही सही। जब तक हम भंवर को ढूंढते हैं, तुम और सागर साथ में रहो, इससे तुम दोनों का ही मन लगा रहेगा। ब्याह ने इसके लिए हाँ कर दी। लेकिन अब ब्याह और सागर का रिश्ता पहले की तरह नहीं रह गया था। सागर ब्याह को पसंद करने लगा था और वह यह बात जानता था, लेकिन ब्याह सब कुछ जानने के बावजूद समझना नहीं चाहती थी। खैर, कुछ ही दिनों बाद हमने ब्याह को सागर के साथ वापस भेज दिया, क्योंकि अब हमें सागर के ऊपर पूरा भरोसा था। वहीं हम दोनों कहीं और जाने के लिए निकल पड़े। इसी दौरान एक शाम को सागर के पिता का सागर को फोन आया और उन्होंने उससे कहा कि पता नहीं अब तुम कब तक इस दुनिया में हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक भी तुम हो, हमारे साथ रहो। आखिर तुम हमारे परिवार का हिस्सा जो हो। यह सुनकर सागर ने बोल दिया कि वो सोच कर बताएगा, और जब 2 दिनों तक भी उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया तो तीसरे दिन उसकी सौतेली मां ने उसे फोन किया। कुछ देर बात करने के बाद वहां बिल्कुल खामोशी छाई रही और फिर सागर बोला, मैं कल ही आने के लिए निकल रहा हूं। इसके बाद उसने ब्याह को कहा कि वह अब अपना आखिरी समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहता है, इसलिए वह वहीं जा रहा है। यह सुनकर ब्याह को काफी अजीब लगा, क्योंकि उसने अभी तक सागर के मुंह से जो भी सुना था सब इसी ओर इशारा करता था कि उसे उन लोगों से कोई खास लगाव नहीं था, और अब वह अचानक से ऐसी बातें कर रहा है। ब्याह ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं आज सागर के ऊपर कौन सी धुन सवार हो गई थी। जब ब्याह ने उसे रोकना चाहा तो उसने उसे झिड़कते हुए कहा, तुम होती कौन हो मेरे मामले में बोलने वाली? मैं कुछ भी करूं तुम्हें, इससे क्या? यह सुनकर ब्याह को काफी ज्यादा बुरा लगा, लेकिन उसे समझ आ चुका था कि यह शब्द सागर के नहीं बल्कि किसी और के हैं। उसे पता चल चुका था कि इसे अभी रोकने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसे रोकने के लिए कुछ और ही करना पड़ेगा। तब ब्याह ने कुछ सोचकर उससे कहा, चलो ठीक है, चले जाओ, लेकिन क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? वो क्या है ना कि मैंने भी मुंबई कभी नहीं देखा। इस पर सागर को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए वह मान गया। बिया ने इस बारे में मुझे और मनीषा को बताया। हमें उसकी काफी चिंता हुई कि कहीं कोई तांत्रिक दोबारा से उससे ना टकरा जाए। तब बिया बोली, आप दोनों इस चीज की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने अपनी शक्तियों को सबसे छिपाना सीख लिया है। अब किसी को भी मेरे ऊपर शक नहीं होगा। इस पर हम दोनों ने उसे जाने की इजाजत दे दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वह हर रोज हमें फोन करेगी और वह जहां जा रही है उसका पता हमें बताएगी। ब्याह इसके लिए मान गई और अब ब्याह सागर के साथ मुंबई जाने के लिए निकल पड़ी। इस दौरान ब्याह ने सामान्य लड़कियों की तरह सलवार सूट पहन रखा था, और जब वे दोनों इतना लंबा रास्ता तय करके सागर के घर पहुंचे तो सागर के साथ एक लड़की को देखकर हैरान रह गए। उन लोगों के पूछने पर सागर ने कह दिया कि ब्याह उसकी दोस्त है। इसके आगे वह लोग ज्यादा कुछ ना बोल सके, लेकिन यहां सागर की सौतेली मां ब्याह को अजीब तरह से घूरने लगी। उनकी नजरें ब्याह को असहज महसूस करा रही थीं कि तभी उन्होंने ब्याह से पूछा कि तुम कहां तक पढ़ी हो। तब ब्याह ने उन्हें बताया कि वह फिलहाल वेदों का अध्ययन कर रही है। और आप क्या करते हो? सुना है कि आप नर्स थी। इस पर वह बोली, हाँ पहले थी, शादी के बाद काम छोड़ना पड़ा था। ब्याह उनसे बातें तो कर रही थी, लेकिन उसे इस घर का माहौल थोड़ा भारी सा लगा। यहाँ की हवा उसे कुछ अजीब सी महसूस हुई, और यह सब देखकर ब्याह को पता चल चुका था कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद ब्याह और सागर अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने लगे।
लेकिन ब्याह कमरे में आकर मुझसे फोन पर बातें करने लगी। वह बोली, था क्यों? यहाँ का माहौल थोड़ा अजीब है। यहाँ पर कुछ काली ताकतें मुझे महसूस हो रही हैं। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि सागर भी फिलहाल इन काली ताकतों के वश में है। यह सब सुनकर मुझे बंदिया की काफी चिंता हुई। और सच कहूं तो उस समय मैं थोड़ा मतलबी भी हो गया था। इसीलिए मैं बोला, देख अगर ऐसा है तो तू फौरन यहां आ जा। मैं नहीं चाहता कि इन सब में तुझे कोई नुकसान हो। तब ब्या बोली, भाई तुम फिक्र मत करो, वो लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन अगर मुझे ज्यादा गड़बड़ लगी तो मैं इनका क्या हाल करूंगी, वह मुझे भी नहीं पता। और आप दोनों की अभी अभी शादी हुई है। आप लोग एक दूसरे के साथ समय बिताइए। अगर मुझे आपकी जरूरत महसूस हुई तो मैं आपको बताऊंगी। इसके आगे मैं कुछ ना बोल सका और थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने फोन रख दिया। कुछ देर बाद रात के समय खाना खाने के लिए ब्याह समेत सारे लोग बाहर आए। इसके बाद सबको खाना परोसा गया। यहाँ ब्याह को सागर की खाने की प्लेट में कुछ अजीब सी तामसिक तरंगे महसूस हुई। इसलिए ब्याह ने अपनी शक्तियों से सागर के सौतेली भाई और सागर के खाने की प्लेट बदल दी। खाना खाने के बाद सारे अपने अपने कमरों में चले गए। यहाँ हैरानी की बात यह थी कि इस दौरान ज्यादा कोई किसी से भी बात नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद सागर टहलते हुए अपने कमरे से बाहर आया। उसे देखकर ब्या उसके पास आई और फिर वे दोनों छत पर टहलने के लिए चले गए। सागर के चेहरे पर परेशानी के भाव साफ देखे जा सकते थे। इसीलिए ब्याह ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? तब सागर बोला, पता नहीं ब्या मुझे क्या हो गया है। मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी यहाँ आया। यहाँ तक कि तुम्हें भी उल्टा सीधा सुना दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस समय अपने ही बस में नहीं था। यह सुनकर बिंदिया ने आसपास देखा और बोली, वैसे सागर बुरा मत मानना, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे घर वाले थोड़े अजीब हैं और इस घर में कुछ तामसिक शक्ति का एहसास भी मुझे होता है। यह सुनकर सागर बोला, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। इन सब में बहुत अजीब सी वाइब्स मुझे भी आती हैं। तभी मैं इनके साथ रहना पसंद नहीं करता और मेरे पिता की नजरें तो मुझे बहुत ज्यादा चुभती हैं। पता नहीं क्यों इन लोगों के साथ मुझे बहुत अजीब सा लगता है। इसलिए मैं इन सब से दूर वहां तुम्हारे पास शिफ्ट हो गया था और मैं पता नहीं क्यों इन लोगों के किसी भी काम को मना नहीं कर पाता। उस दिन भी मैं इन्हें पैसा देना नहीं चाहता था, लेकिन ना जाने क्यों दे दिया। यह सुनकर ब्या कुछ बोलती, नीचे से सागर की सौतेली मां के चीखने की आवाज आई। वह आवाज सुनकर वे दोनों तेजी से नीचे की ओर भागे। अंदर एक कमरे में से वह आवाजें आ रही थीं। सागर और ब्या जब उस कमरे के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि सागर का सौतेला भाई खून की उल्टियां कर रहा है। वहीं उसकी सौतेली मां घबराई हुई सी उसे संभालने की कोशिश कर रही है। कुछ ही देर में सागर के पिता और बहन भी कमरे में आए और फिर सभी दौड़कर उसे लेकर अस्पताल गए। डॉक्टरों ने बताया कि शायद उसके खाने में कुछ गड़बड़ थी, इसलिए यह सब हुआ था। यह सुनकर ब्याह की आंखें हैरानी से गोल हो गईं, क्योंकि वह खाना जो उसने खाया था वह सागर की प्लेट में था। वह तो ब्याह ने प्लेट बदल दी थी। इसका मतलब इनका निशाना सागर था। यह सब सुनकर सागर के पिता को काफी गुस्सा आया, लेकिन वह उस समय कुछ न बोले। वह सारे पूरी रात अस्पताल में रहे और फिर अगले दिन दोपहर को डिस्चार्ज लेकर घर आ गए। यहां आकर अब ब्या ने सोच लिया था कि सागर को कैसे भी करके इन सब से बचाना पड़ेगा। इसलिए अब वह पूरी तरह से सतर्क हो गई थी। खैर उसी रात सबको जब दोबारा से खाना सर्व किया गया तो ब्या को न सिर्फ सागर की बल्कि अपनी प्लेट पर भी शक हुआ। इसलिए उसने अपनी शक्तियों से दोबारा सागर और अपने खाने की प्लेट सागर की सौतेली मां और बहन की प्लेट से बदल दी। इसके बाद सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। वहीं ब्या और सागर छत पर टहलने लगे। बातों बातों में सागर बोला, इस बार सच में अजीब कुछ हो रहा है, क्योंकि पिछली बार मुझे ऐसे खून की उल्टियां हुई थी और तब यह लोग बाहर टहलने गए थे। वो तो पिछली बार मैंने मेरे पड़ोसियों को फोन करके बुला लिया था, वरना तो शायद आज मैं जिंदा ही नहीं होता। ये सुनकर ब्या बोली, वैसे सागर अभी यह सब बिल ही रही थी कि तभी अचानक उन्हें सागर के पिता की आवाज आई, सागर जल्दी नीचे आओ, तुम्हारी मां और बहन की तबीयत काफी खराब हो रही है। यह सुनकर वह दोनों दौड़कर नीचे आए तो देखा कि उन सभी ने बाहर जाने वाले कपड़े पहने हुए थे, जबकि थोड़ी देर पहले तक तो वह सब घर के कपड़ों में थे। सागर को इस बात की हैरानी तो हुई, लेकिन इस समय यह सब पूछना सही नहीं होता। इसलिए वह उन दोनों को अस्पताल ले जाने में मदद करने लगा। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने इसे फूड पॉइजन बताया और सुबह तक डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन अब यह परिवार थोड़ा गुस्से में था। सागर के पिता सागर की सौतेली मां से बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना?
सागर के खाने में डालने की जगह बच्चों के और अपने खाने में डाल दिया। यह सुनकर वह बोली, अरे मैंने तो उस मनहूस के खाने में ही डाला था, लेकिन फिर पता नहीं कैसे वह हमारे खाने में आ गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, अगली बार के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। यह सुनकर सागर के पिता बोले, तुमसे कुछ नहीं होगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आज रात सागर के सोते ही उस तामसिक शक्ति को मैं सागर के ऊपर छोड़ दूंगा और इसके बाद वह उसे वहीं सपनों की दुनिया में कैद कर लेगी। इसके बाद तो सब प्लान के हिसाब से ही होगा। यह सुनकर बिंदिया को काफी गुस्सा आया और वह मन ही मन बोली, कोई बात नहीं, तुम आओ तो बेटा, आज तो तुम दोनों पति पत्नी की कड़ी निकालनी ही पड़ेगी। उसी रात जब सागर अपने कमरे में था तो उसका पिता वहां आया और एक लाल पोटली उसे देते हुए बोला, बेटा इसे खोल कर देख, तेरे लिए कुछ है। सागर ने पहले तो कुछ भी लेने से मना कर दिया, लेकिन फिर ज्यादा जोर देने पर ले लिया। उस पोटली को खोलने पर उसमें से एक सोने का सिक्का मिला। तब उसका पिता मुस्कुराते हुए बोला, खास तेरे लिए बनवाया है, अब तू आराम कर। यह सुनकर सागर को अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन फिर जब उसने वह सिक्का पलटकर देखा तो उसमें अपनी सौतेली मां का नाम लिखा। देखकर सागर को काफी गुस्सा आया। अब उसे समझ आ चुका था कि उसके पिता का इरादा उसे सिक्का देने का नहीं, बल्कि किसी और चीज का था। सागर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या चाहते हैं, लेकिन फिर वह ज्यादा ना सोचते हुए ब्याह से थोड़ी देर बात करके सो गया। इसी दौरान नींद में सागर ने सपना देखा कि उसकी मुलाकात एक भयानक प्रयत्नी से होती है और अब वह उसे परेशान कर रही है। वो प्रयत्नी सागर के पेट पर चाकुओं से वार कर रही थी, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था कि तभी अचानक से ब्याह वहां आई और उस प्रयत्नी की कलाई पकड़ी। वो प्रयत्नी गुस्से में चीखी, तू इसे बचाएगी, जानती है कि मैं कौन हूं। यह सुनकर ब्याह कुछ न बोली, लेकिन फिर अगले ही पल उस प्रयत्नी को अपने शरीर के आसपास कोई अदृश्य आवरण महसूस हुआ। उस आवरण के कारण उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खींचने लगी और फिर अगले ही पल वो प्रेतनी अशक्त सी वहीं गिर पड़ी और फिर ब्याह ने कुछ मंत्र फूंककर उसे सागर के सपनों से बाहर निकाल फेंका। इसके बाद ब्याह ने सागर की ओर देखा और फिर वहां से गायब हो गई। इन सब के बाद बिंदिया सीधे सागर के पिता के कमरे में आई और फिर उनके सपनों को अपने हिसाब से बदलने लगी। सपने में सागर के पिता अपने घर में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। इतने में ही सफेद कपड़ों में एक औरत उसके पास आई। सागर के पिता की नजर जब उस औरत पर पड़ी तो वह डर के मारे अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उनकी पहली पत्नी और सागर की मां थी। सागर के पिता डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस घर के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए। सागर के पिता इन सब से काफी ज्यादा घबरा गए। इसी दौरान सागर की मां उनके एकदम पास आ गई और अपनी भयानक ठंडी और रूखी आवाज में बोली, मुझे मारकर अब तू मेरे बेटे को मारना चाहता है। उससे पहले मैं तुम सभी को मार डालूंगी। अगर मेरे बेटे को तुम लोगों ने अब परेशान किया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगी। ये बोलकर वह गायब हो गई। वहीं अब सागर के पिता ने राहत की सांस ली। अगली सुबह जब वह उठा तो उनकी पत्नी बोली, पता नहीं आपको बताना चाहिए या नहीं, लेकिन आपकी पहली पत्नी मेरे सपने में आई थी और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर हमने उसके बेटे को कोई नुकसान पहुंचाया तो वह हम सभी को मार डालेगी। यह सुनकर वह हैरानी से बोले, कमाल है, ऐसा ही सपना मुझे भी आया था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसका कुछ करता हूं। यह सुनकर उनकी पत्नी बोली, रहने देते हैं जी, इतना लालच करना सही नहीं है। वैसे भी वह तो मरने ही वाला है, तो आज नहीं तो कल सब हमारा ही होगा। यह सुनकर वो बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसके साथ तुमने उस लड़की को देखा ना हो, इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और अब यह हमारी संपत्ति उस लड़की को दे देगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि इन दोनों को ठिकाने लगा देते हैं। और रही बात मेरी पहली पत्नी की, तो उसे तो मैं देख ही लूंगा। इसके आगे उनकी पत्नी कुछ ना बोल सकी। वहीं इसके बाद सागर का पिता घर से निकलकर किसी तांत्रिक से मिला और उनसे कहा कि मैंने जो जो कुछ भी किया उसका परिणाम उल्टा हो गया है और मेरी पहली पत्नी की आत्मा ने मुझे धमकी दी है कि वह मुझे और मेरे परिवार को खत्म कर देगी। यह सुनकर वह तांत्रिक बोला, तेरी मृत पत्नी की आत्मा ने इतने सालों तक तुझे परेशान नहीं किया, यहां तक कि इससे पहले जब तू तेरे उस बेटे पर टोटका करता रहा तब भी उसने तुझे कुछ नहीं किया, लेकिन अब अचानक से वह तेरे पीछे पड़ गई है। यह बात कुछ हजम नहीं हो रही। हो ना हो, बात उतनी सीधी नहीं जितनी दिखती है। यह सुनकर सागर का पिता बोला, अब बात चाहे जो रही हो,
मुझे इन सब से निकलने के लिए कोई रास्ता दिखाइए। तब वह तांत्रिक कुछ सोचते हुए बोला, उस आत्मा को तो मैं चुटकियों में कैद कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए एक काम करो, मेरे पास कुछ ताबीज हैं, वह ले जाकर अपने परिवार के हर सदस्य को बांध दो। लेकिन ध्यान रहे कि यह ताबीज तभी बांधना जब सब नहा धो चुके हों, वरना इस ताबीज की शक्ति कम पड़ जाएगी। और हाँ, इसी के साथ ही तामसिक भोजन और प्रवृत्तियों से भी दूर रहना। तुम यह ताबीज उन्हें बंधवा दो। मैं कुछ दिनों में आकर उस आत्मा को पकड़ता हूं। अभी तो मुझे किसी दूसरे के काम से निकलना है। इसके बाद सागर के पिता मान गए और फिर वह ताबीज घर ले आए। फिर उन्होंने सबसे नहाने को कहा। सबके नहाने के बाद सागर के पिता उन सबको वह ताबीज बांधने लगे। इसी दौरान सागर कमरे में आया और उन्हें यह सब करते हुए देखा। तब उसके पिता ने उसे कोई भी झूठी कहानी सुना दी, लेकिन सागर को समझ आ चुका था कि वह झूठ बोल रहे हैं। यहां सागर को इस बात के लिए काफी बुरा लगा कि उसके पिता उन सभी को बुरी नजर से बचाने के लिए ताबीज लाए, लेकिन उसके लिए नहीं। वह परेशान सा अपने कमरे में बैठा हुआ था कि तभी ब्या वहां आई और उसकी उदासी का कारण पूछा। सागर ने सब कुछ बता दिया। तब ब्या ने हंसते हुए उसे सारी बात बताई। यह सुनकर सागर को भी हंसी आ गई, क्योंकि उसके पिता जो उसके लिए षड्यंत्र रच रहे थे अब खुद ही उसमें जा फंसे। वहीं दूसरी ओर ब्या ने इन सबको परेशान करने के लिए एक और योजना बनाई। उसने एक ऐसा मंत्र फूंका जिससे सागर के पिता और सौतेली मां को सागर की मां दिखाई दे रही थी, और वह उन्हें बोल रही थी कि चाहे तुम कितने भी ताबीज पहन लो, मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। इन सब से सागर की सौतेली मां काफी ज्यादा घबरा गई और उसने सागर के पिता से साफ साफ कह दिया कि वो अपनी और अपने बच्चों की जान अब और खतरे में नहीं डालने वाली, इसलिए यह सब यहीं बंद कर दो। यह सुनकर सागर के पिता ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया और बाल पकड़कर कहा, तुम्हारे बहकावे में आकर मैंने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया, जिसकी वजह से मेरी आधी संपत्ति अब इस लड़के के पास है, और अब मुझे मेरी संपत्ति वापस चाहिए, समझी? अब अगर तुमने ज्यादा मेरे काम में टांग अड़ाई तो मैं तुम्हें भी अपने रास्ते से हटा दूंगा। यह सुनकर वह काफी ज्यादा घबरा गई और अब ना चाहते हुए भी उन्हें सागर के पिता का साथ देना पड़ रहा था। लेकिन वह अपने बच्चों की सुरक्षा चाहती थी, इसलिए उसने अपनी बहन को फोन करके एक आध महीने के लिए अपने बच्चों को उनके पास भेज दिया। और अब इस घर में सागर ब्याह, सागर के पिता और सौतेली मां ही रह गए थे। वो लोग चाहते थे कि वह लोग सागर को आराम से ठिकाने लगा पाए, लेकिन यहाँ ब्याह भी थी। इस वजह से वह लोग बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे, लेकिन यहाँ ब्याह थी कि जाने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ सागर की मृत मां उन दोनों को मानसिक रूप से परेशान कर रही थी। इसीलिए एक दिन सागर के पिता खाने के समय ब्याह से बोले, तुम सागर की दोस्त हो और यहां आई हो, अच्छा लगा, लेकिन अब काफी समय हो चुका है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। यह सुनकर बिंदिया बोली, मेरे घर पर बात होती रहती है और उन्हें मैंने सब बता रखा है, इसलिए इस बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी सागर की सौतेली मां बोली, हाँ, लेकिन तुम इतने दिनों से यहां हो और तुम कुंवारी हो। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि किसी लड़के के साथ इतने दिनों तक रहकर आई हैं। अब हमारा तो कुछ नहीं है, लेकिन इससे तुम्हें बाद में काफी कुछ झेलना पड़ सकता है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। यह सुनकर ब्याह बोली, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा, और अगर मिला भी तो भी इससे ना मुझे परेशानी है और ना मेरे घर वालों को, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। वैसे सागर ने बताया था कि आप सागर की मां का ख्याल रखने आई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं की जगह ले ली थी। यह सब सुनकर वो झेप गई। इतने में ही सागर के पिता बोले, सागर की मां कुछ दिनों की मेहमान थी। बेटा, अब ऐसे में सागर का और इस घर का ख्याल रखने वाला भी तो कोई चाहिए था ना, इसलिए मैंने इनका हाथ थामा। यह सुनकर बिंदिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे ये तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन कम से कम आपको अपनी पहली पत्नी की चिता ठंडी होने का इंतजार तो करना चाहिए था। लेकिन चलो छोड़ो, वैसे सागर हम कुछ दिन यहाँ पर रुक कर वापस चलते हैं। यहाँ की हवा में वैसे भी प्रदूषण काफी है और तुम्हें ताजी हवा में रहना चाहिए ना। यह सुनकर सागर के पिता बोले, उसके पास ज्यादा समय नहीं है और ऐसे समय में परिवार के साथ ही रहना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं कि तुम परिवार का हिस्सा नहीं हो तो यहां से चली जाओ। अब कितने दिन दोस्तों के घर रहोगी, ये समय तो बस परिवार के साथ ही बिताना चाहिए। यह सुनकर सागर जो इतने समय चुपचाप बैठा था बोल पड़ा, ये कैसा समय,
मैं अपने परिवार के साथ बिता रहा हूं, जहां मेरे दोनों सौतेले भाई बहन अपनी मासी के घर भाग गए हैं। क्या इसी को परिवार के साथ रहना कहते हैं? देखिए, आप दोनों मेरे सामने तो यह नाटक मत ही कीजिए। परिवार, परिवार सुनकर तो मेरे कान पक गए। आप दोनों मतलबी इंसान हो और कुछ नहीं। ये सुनकर सागर की सौतेली माँ बोली, ये क्या बोल रहा है बेटा? तू, हम तो अंतिम समय में तेरे साथ रहना चाहते हैं, इसलिए तुझे यहां बुलाया। ये सुनकर सागर बोला, अगर ऐसा है और आप दोनों को सिर्फ मुझसे प्यार है, तो मैं कल के कल ही मेरे नाम जो कुछ भी है उसे ब्याह और उसके परिवार के नाम कर रहा हूं। आपको तो बस मुझसे प्यार है, तो इससे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, क्यों है ना? यह सुनकर दोनों पति पत्नी कुछ ना बोले। तभी सागर उठते हुए बोला, अगर कल के कल ही मेरे प्यारे दोनों भाई बहनों को यहां नहीं बुलाया, तो मैं कल ही यहां से चला जाऊंगा और सब कुछ वैसा ही करूंगा जैसा मैंने अभी कहा। बोलकर सागर उठकर वहां से चला गया। वहीं बंदियां भी उठकर उसके पीछे पीछे जाने लगी। वहीं दोनों पति पत्नी भी अपने कमरे में आ गए और यहां आकर सागर की सौतेली मां बोली, मैं अपने बच्चों को मरने के लिए यहां नहीं लाने वाली। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इन सब में मेरे बच्चों को मत घसीटो। यह सुनकर सागर का पिता बोला, देखो, उन्हें कुछ नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तुम उन्हें बुला लो और फिर मैं इस सागर को अपने बस में करके सब कुछ अपने नाम करवाता हूं। इसी के साथ ही इस लड़की का भी कुछ करता हूं। अगर यह लड़की ज्यादा समय तक सागर के साथ रही, तो सागर सब कुछ इसके नाम कर देगा, और यह यही तो चाहती है, तभी इसके साथ भूत की तरह चिपकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बिगड़ से बोली, अरे इन सब में तुम मुझे और मेरे भाई भाभी को क्यों घसीट रहे हो? तब सागर बोला, बिया, मैं अभी तक अपनी लाइफ में जितने लोगों से भी मिला हूं, वह सारे मतलबी थे। वह सारे लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। इसके आगे वह अपने घर वालों को तक नहीं छोड़ते। वहीं तुम और तुम्हारा वो भाई कितने नेक हो, खासकर सरन, जो कि इतनी परेशानियों के बावजूद भी तुम्हारी मदद कर रहा है। मैं अपना सब कुछ जो मेरी माँ ने इनसे लड़कर लिया था, दोबारा इनके हवाले तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यह सब तुम्हारे भाई के नाम कर दूंगा। बिंदिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। फिर तभी वह कुछ सोचकर बोली, एक काम करना, तुम इस बारे में भाई से खुद ही बात कर लेना। अगर वह इससे राजी है तो तुम यह कर सकते हो। ब्याह ने यह कहा ही था कि तभी सागर का पिता वहां आया और बोला, खेल तो बहुत अच्छा खेला। इस लड़की ने तुम्हें अपने जाल में फंसाकर सब कुछ हड़पने की तैयारी कर ली, लेकिन मैं यह होने नहीं दूंगा। तुम इसके नाम सब कर भी दो, तब भी मैं कोर्ट में लड़कर सब वापस पालूंगा, क्योंकि इस लड़की से तुम्हारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है, जबकि हम तो तुम्हारा परिवार हैं। मैं कोर्ट में यह साबित कर दूंगा कि यह लड़की और इसके घर वालों ने तुम्हारे दिमाग से खेलकर सब कुछ अपने नाम करवाया है। फिर इन सबको जेल होगी और सब कुछ हमें मिल ही जाएगा। यह सुनकर सागर गुस्से में बोला, यह तो तब होगा ना, जब दुनिया की नजरों में हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का हो। अगर हम दोनों ने शादी कर ली, तो आप और कोई भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। यह सुनकर बिंदिया हैरान रह गई। अब वह कुछ बोलती, उससे पहले ही सागर उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। दोस्तों, अब क्या होगा आगे? क्या सागर और ब्याह की शादी सच में हो जाएगी? यह हम जानेंगे इसके अगले पार्ट में। और मेरे मन में यह सवाल भी आ रहा है कि सागर जिस भयंकर लालाज बीमारी से वह जूझ रहा है, क्या ब्याह के पास इतनी पावर है कि वह सागर की बीमारी को ठीक कर पाए? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर ब्याह की शादी सागर से हो जाती है, तो फिर उसके दिल में जो जगह भंवर के लिए थी, वह जगह सागर के लिए हो जाएगी। तो क्या उसको कभी भंवर मिल पाएगा? और अगर कभी भंवर मिल गया और जब उसे पता चले कि ब्याह की शादी तो हो चुकी है, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी? यह देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको भी इसमें बड़ा मजा आएगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले नए हॉरर अनुभव के साथ। धन्यवाद मित्रों, डर के साथ मजे लीजिए।